चौहान मैंशन। समस्तिका की धमकी सुनकर अमांश हंसते हुए बोला, तुम बेशक से मुझे जितनी मर्जी धमकी दे दो समस्तिका, लेकिन सच तो ये है कि तुम कुछ कर नहीं सकती। अगर तुम्हें आस्तिक को अपने पास रखना है या फिर आस्तिक के साथ रहना है तो तुम्हें मुझसे शादी तो करनी ही पड़ेगी। अब बेशक से वो तुम अपनी मर्जी से करो या फिर जबरदस्ती से, आई डोंट केयर, लेकिन अब मेरा तो तुम्हें होना ही पड़ेगा। ये बोलकर उसने समस्तिका के हाथ अपने गिरेबान से हटा दिए थे और अंदर की तरफ चला गया था। समस्तिका घुटनों के बल नीचे जमीन पर गिर गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उससे सब कुछ छीन लेने के बाद भी अमांश को चैन नहीं पड़ रहा था। जो उसके पास सिर्फ आस्तिक था और अब वो भी उसे वो छीनना चाहता था। वो खुद से ही बोली, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आपसे शादी तो मैं हरगिज नहीं करूंगी। बेशक से कुछ भी हो जाए और मैं आस्तिक को भी आपके पास नहीं आने दूंगी। अब मुझे कुछ करना होगा। ये बोलते हुए वो अपनी आंखों से आंसू साफ कर रही थी। तकरीबन 1 घंटा वो वहीं पर बैठी रही और उसकी नजरें सामने दरवाजे पर टिकी रही, लेकिन आगाज की गाड़ी दरवाजे से अंदर आई ही नहीं। समस्तिका ने अपने फोन से आगाज को कॉल भी किया, लेकिन आगाज उसका कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा था। हार मानते हुए अब समस्तिका खुद चौहान मैंशन के अंदर आई और आकर बेड पर लेट गई। अभी भी उसका खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। उसने सोच लिया था कि वो आगाज को सारी सच्चाई बता देगी, क्योंकि उसके पास अब और कोई ऑप्शन ही नहीं था। वो जानती थी कि शायद सच पता लगने के बाद आगाज उससे बहुत नफरत करेगा, लेकिन वो आस्तिक को नहीं खोना चाहती थी। इसलिए उसके पास अब एक ही ऑप्शन था, आगाज को सारी सच्चाई बता देना। वो रूम में आने के बाद भी न जाने कितना वक्त आगाज का इंतजार करती रही और आखिर उसे नींद आ गई, लेकिन आगाज नहीं आया। सुबह के तकरीबन 11 बजे समस्तिका की आंखें खुली। वो तुरंत हड़बड़ा कर अपनी जगह पर उठकर बैठी। उसकी नजरें पूरे कमरे में घूम रही थी। वो हैरानी से बोली, चौहान साहब अभी भी नहीं आए? कल पूरी रात को घर नहीं आए और अब भी वो रूम में नहीं है। वो ठीक तो होंगे ना? कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया होगा? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। उसने एक बार फिर से अपने फोन से आगाज को फोन किया, लेकिन आगाज ने इस बार भी उसका कॉल रिसीव नहीं किया। वो वॉशरूम की तरफ गई और जल्दी से शावर लेकर बाहर आए। तकरीबन 10 मिनट के अंदर ही वो रूम से बाहर निकलकर नीचे हॉल में आ गई थी। वैष्णवी जी ने उसे बताया कि उन्होंने आस्तिक को रेडी करके स्कूल भेज दिया है। समस्तिका की तबीयत सही नहीं है, इसलिए उन्होंने उसे डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। समस्तिका ने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर मायूसी झलक रही थी, इसलिए वैष्णवी जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, तुम इतना उदास क्यों लग रही हो? समस्तिका हल्का सा मुस्कुराई और बोली, कुछ नहीं, वो बस मेरा सिर दर्द हो रहा है। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर और रेस्ट कर लेती हूँ, शायद सही हो जाए। ये बोलकर वो अभी अपने रूम की तरफ जाने ही वाली थी कि अचानक उसके फोन पर वाइब्रेशन हुई। उसे स्क्रीन पर एक मैसेज शो हो रहा था। उसने तुरंत उसे मैसेज को ओपन किया, जिसमें लिखा था, अगर अपने बेटे की जान बचाना चाहती हो तो जल्दी से मंदिर के पीछे वाली पहाड़ी पर आ जाओ, वरना अफसोस, आखिरी बार तुम अपने बेटे को देख भी नहीं पाओगी। वो मैसेज पढ़कर समस्तिका के होश उड़ गए। उसके आगे ही एक लाइन और भी थी, और अगर इस बारे में किसी को बताने की कोशिश भी की तो बेशक से फिर यहाँ पर आ भी जाना, लेकिन तब भी तुम्हें अपने बेटे को देखना नसीब नहीं होगा। उस मैसेज को पढ़ने के बाद वो थर-थर कांपने लगी थी। वैष्णवी जी उसे देखते बोली, क्या हुआ, तुम तो अपने रूम में रेस्ट करने जा रही थी ना? अब यहाँ पर क्यों खड़ी हो? समस्तिका जल्दी से बोली, वो मैं रेस्ट, हाँ मुझे रेस्ट करना है, मैं चलती हूँ अपने रूम में। ये बोलकर वो जल्दी से अपने रूम में चली गई। वैष्णवी जी भी अब अपने रूम की तरफ जा चुकी थी। उनके वहां से जाने के बाद समस्तिका तुरंत अपने रूम से बाहर निकली और सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आए। देखते ही देखते वो चौहान मैंशन से बाहर निकल चुकी थी। गॉड्स ने भी ना उसे रोकने की कोशिश की और ना ही उससे कुछ पूछा। कुछ देर बाद समस्तिका पहाड़ी के पीछे वाली खाई पर पहुंच चुकी थी, लेकिन उसे वहां पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। उसकी आंखों से आंसू बरस रहे थे। वो रोते हुए बोली, जरूर ये आप ही हैं अमांश, आज मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे आस्तिक को हथियार बनाकर इस्तेमाल करने की? आपकी हिम्मत भी कैसे हुई उसे अपने घटिया इरादों में शामिल करने की?
अगर आस्तिक को कुछ भी हुआ ना तो मैं बता रही हूँ, मैं सच में आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अमांश, आज तक आपको कुछ नहीं कहा मैंने। बेशक से आपने मेरे साथ कुछ भी किया, लेकिन अब बस बहुत हुआ। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। ये बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। वो हर तरफ नजर उठाकर देख रही थी, लेकिन दूर दूर तक उसे कोई भी नजर नहीं आया। तभी अचानक से दूर से उसे एक गाड़ी आती हुई नजर आए। दूर से वो गाड़ी को पहचान नहीं पा रही थी, लेकिन जब वो गाड़ी उसके बिल्कुल करीब आ गई तो उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि वो गाड़ी अमांश की नहीं बल्कि आगाज की थी, और उस गाड़ी में से सिर्फ आगाज नहीं बल्कि रितिका भी बाहर निकली। रितिका के हाथों में कुछ पेपर्स थे जो वो अपने साथ लेकर समस्तिका के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अपने हाथों में पकड़े हुए वो पेपर्स समस्तिका की तरफ बढ़ा दिए और बोली, साइन करो इन पर। वहीं आगाज भी उसके सामने आकर खड़ा हो चुका था। समस्तिका गुस्से से बोली, मैं किसी पेपर पर साइन नहीं करूंगी। पहले मुझे ये बताओ आस्तिक कहाँ है? और चौहान साहब, मुझे आपसे इस चीज की उम्मीद नहीं थी। आप इस तरह से आस्तिक का इस्तेमाल करेंगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे लगा था आपके दिल में मेरे लिए बेशक से कुछ भी ना हो, लेकिन आस्तिक के लिए तो प्यार है। लेकिन आज आपने प्रूफ कर दिया कि आप पत्थर दिल इंसान है। आगाज तिरछा मुस्कुराया और बोला, पत्थर दिल होना फिर भी सही है, लेकिन कम से कम तुम्हारी तरह झूठा और मक्कार तो नहीं। समस्तिका गुस्से से बोली, मुझे आपकी ये सारी बातें नहीं सुननी जिन्हें मैं पिछले 3 महीने से सुनती आ रही हूँ। मुझे मेरे आस्तिक से मिलना है, मुझे बताए आस्तिक कहाँ है। आगाज तुरंत बोला, अब तक तो मैं यूं ही तुम्हें बोलता हूं ताकि तुम झूठी हो, तुम मक्कार हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि भोली भाली इस सूरत के पीछे इतनी शातिर खिलाड़ी है। समस्तिका गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, मैंने कहा ना, मुझे आपकी ये बातें नहीं सुननी। मुझे मेरा आस्तिक दीजिए, आपको बदले में मुझसे जो भी साइन करवाने हैं मैं कर दूंगी, लेकिन मुझे मेरा आस्तिक दे दीजिए। आगाज तुरंत बोला, बड़ा तड़प रही हो आस्तिक के लिए? ठीक है, तुम्हें आस्तिक चाहिए, मैं तुम्हें आस्तिक दूंगा, लेकिन पहले ये बताओ कि उसका बाप कौन है। समस्तिका एक बार फिर से गुस्से से चिल्लाई, मुझे आपके बेहुदा सवाल का जवाब नहीं देना। आपके लिए जब मैं और आस्तिक मैटर ही नहीं करते तो उसका बाप कौन है और कौन नहीं ये जानना आपके लिए कोई जरूरी नहीं है। मुझे मेरा आस्तिक दे दीजिए चौहान साहब। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे थे। वही आगाज हंसा और बोला, एक तो तुम्हारे ये आंसू तुम्हारे ड्रामा को बिल्कुल रियल वाली फीलिंग दे देते हैं। खैर, तुमने तो मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे तुम्हारे जवाब की जरूरत भी नहीं, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि आस्तिक का बाप कौन है। उसकी बात सुनकर समस्तिका हैरान रह गई। आगाज हंसा और बोला, वैसे शातिर तो तुम बहुत निकली, और तुम्हारा पार्टनर भी। एक्चुअली मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। पहले मुझे लगा आस्तिक तुम्हारा पार्टनर है, लेकिन तुम्हारा पार्टनर आस्तिक नहीं बल्कि वो तो बेचारा खुद एक मोहरा है जिसे तुम लोग इस्तेमाल करना चाहते हो। तुम्हारा पार्टनर तो कोई और है। समस्तिका की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ रही थी। उसे अपने दिल में बेचैनी सी महसूस हो रही थी। आगाज उसके बिल्कुल करीब आया और बोला, मेरे मुंह से अपने पार्टनर का नाम सुनना चाहोगी? उसकी बात सुनकर समस्तिका कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। आगाज मुस्कुराया और बोला, अमांश चौहान। यही है ना तुम्हारा पार्टनर का नाम? तुम्हारा पार्टनर और आस्तिक का बाप? उसकी बात सुनकर समस्तिका का दिल धक सा रह गया। आखिर आगाज को वो बात पता चली गई जो उसे नहीं पता चलनी चाहिए थी। उसकी आंखों से आंसू और भी ज्यादा तेजी से बहने लगे और सांस और भी ज्यादा गहरी हो गई। रितिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, वैसे तुम जैसी लड़की को देखकर ये अंदाजा लगाया नहीं जा सकता कि इतनी मासूमियत से भरे हुए चेहरे के पीछे इतना शातिर दिमाग होगा। पहले एक भाई को फंसाया और उससे एक नाजायज बच्चे को जन्म दे दिया। समस्तिका गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, खबरदार, अगर तुमने मेरे आस्तिक को नाजायज कहा तो। उसका चिल्लाना सुनकर रितिका भी बोली, चिल्लाओ मत। ऐसे ही कुछ नहीं बोल रही हूँ, वही बोल रही हूँ जो सच है। आस्तिक तुम्हारा और अमांश का नाजायज बच्चा है। अगर इतना ही जायज होता तो अमांश उसे अपना नाम देता, पर नहीं। अगर वो उसे अपना नाम दे देता तो तुम्हें वो सब कैसे मिलता जो तुम लोग हासिल करना चाहते हो?
पहले तुमने अमांश से प्रेग्नेंट होकर उसके नाजायज बच्चों को जन्म दिया और फिर उस बच्चे की हेल्प से चौहान मेंशन के अंदर एंटर कर गई, जहां पर तुम्हारी शादी आगाज से हुई। मतलब तुम्हारे बच्चे का बाप अमांश और तुम्हारा पति आगाज। तुम्हारे तो दोनों हाथों में लड्डू। अमांश से तुम्हें चौहान मेंशन में रहने की टिकट मिल सकती थी। तुम आराम से उसके साथ चौहान मेंशन आ सकती थी, लेकिन अगर तुम अमांश के साथ चौहान मेंशन आती तो तुम दोनों को वो सब कैसे मिलता जो तुम्हें अब मिल रहा है। वो 60% जो आगाज की है, लेकिन उन पर तुम कब्जा जमा कर बैठी हो। ऋतिक की बात सुनकर समस्तिका को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि आगाज की तरफ देखते हुए बोली, आप पूरा सच नहीं जानते हैं चौहान साहब, और शायद आप पूरा सच सुन भी नहीं पाएंगे। आगाज उसकी बात बीच में काटकर बोला, और मुझे पूरा सच जानना भी नहीं है, जितना जान लिया उतना काफी है। तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। अब तक तो मैं तुम्हें यूं ही तरह तरह की बातें सुनाता था, लेकिन अब वो सारी बातें सच हो गई है। तुम्हें पता है, तुम वो पहली लड़की थी जो मेरे करीब आई थी, जिसके साथ। ये बोलते बोलते वो अचानक से रुक गया था और उसकी सांसें गहरी हो गई थी। समस्तिका की आंखों से भी आंसू बरस रहे थे। वो आगाज की तरफ देखकर बोली, एक बार मेरी बात सुन लीजिए चौहान साहब। आगाज गुस्से से गरजते हुए बोला, तुम्हारी बात सुनना तो दूर, मुझे इतनी नफरत हो रही है कि मन कर रहा है तुम्हारी जान ले लूं। लेकिन नहीं, तुम्हारी जान लेकर कोई फायदा नहीं है। लेकिन अब इस गलतफहमी में मत रहना कि अब मैं तुम्हारा ये सारा ड्रामा, ये सारी नौटंकी बर्दाश्त करूंगा। चुपचाप इन डाइवोर्स पेपर पर साइन करो और आस्तिक को लेकर यहां से चली जाओ, वरना तुम सोच भी नहीं सकती आस्तिक के साथ मैं क्या करूंगा। समस्तिका हैरानी से उसकी तरफ देखती रह गई। वो आगाज के बिल्कुल करीब आए और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, मुझे लगा था आप अमांश से थोड़े अलग हैं चौहान साहब, लेकिन आपने प्रूफ कर दिया कि आप दोनों में कोई फर्क नहीं। पर एक बात मेरी कान खोलकर सुन लीजिए चौहान साहब, मेरा आस्तिक मेरी जान है, वो मेरा बेटा है, कोई हथियार नहीं जिसे आप लोग मुझे अपने सामने झुकने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सोचा तो मैंने भी यही था कि मैं आपको सारी सच्चाई बता दूंगी, लेकिन अब लग रहा है कि आपको कुछ बताने का कोई फायदा ही नहीं। दीजिए मुझे कौन से पेपर पर साइन करने हैं, मैं साइन करने के लिए तैयार हूं। उसकी बात सुनकर आगाज हल्का सा मुस्कुराया और उसने ऋतिक की तरफ देखा। ऋतिक ने तुरंत आगाज और उसके डाइवोर्स पेपर उसके सामने किए। समस्तिका ने उन डाइवोर्स पेपर की तरफ देखा जिस पर आगाज के साइन थे। उसने भी अब उन डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिए। साइन करते वक्त उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। आगाज ने उससे वो पेपर लिए और फिर ऋतिका ने दूसरे पेपर्स उसकी तरफ बढ़ाए जो प्रॉपर्टी के पेपर थे, जिसमें लिखा था कि समस्तिका अपने नाम के 60% आगाज के नाम कर रही है। समस्तिका ने उन पेपर्स को अपने हाथों में लिया और फिर आगाज की तरफ देखते हुए बोली, पहले आप मुझे आस्तिक दीजिए, उसके बाद ही मैं इन पेपर पर साइन करूंगी। आगाज व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इन पेपर्स पर साइन करना नहीं चाहती? कहीं आस्तिक से ज्यादा तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी उसकी? बात पूरी होती उससे पहले ही समस्तिका बोली, आस्तिक मुझे मेरी जान से भी बढ़कर है चौहान साहब। ये प्रॉपर्टी और ये सब चीज आप चौहान फैमिली को मुबारक। मुझे मेरा आस्तिक दे दीजिए, मैं आज ही शहर छोड़कर चली जाऊंगी। आगाज ने तुरंत ऋतिका की तरफ देखा। ऋतिका जल्दी से गाड़ी के पास गई और बैक सीट पर बैठे हुए आस्तिक को लेकर आई, जो मुस्कुरा रहा था क्योंकि आगाज उसे यहां पर यह कहकर लाया था कि वो समस्तिका को सरप्राइज देने वाले हैं। लेकिन जब उसने समस्तिका के पास आकर उसकी आंखों में आंसू देखे तो वो तुरंत बोला, डैड माँ तो रो रही है, आपने तो कहा था कि हमारे सरप्राइज से माँ खुश हो जाएगी। उसकी बात सुनकर समस्तिका व्यंग्य से मुस्कुराई और आगाज की तरफ देखते हुए बोली, इल्जाम आप दूसरों पर लगाते हैं चौहान साहब, लेकिन सच कहूं जितना आप इमोशंस के साथ खेलते हैं ना, उतना तो कोई भी नहीं खेलता होगा। ये बोलते हुए उसने अपने हाथों में पकड़े हुए प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन किया और फिर अगले ही पल वो पेपर्स आगाज की तरफ बढ़ा दिए। आगाज ने उन पेपर्स को लिया और उन्हें चेक करने के बाद तुरंत गाड़ी की तरफ बढ़ गया। ऋतिका भी गाड़ी की तरफ जाने लगी, लेकिन फिर अचानक ही रुकी और समस्तिका की तरफ देखकर तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोली, आखिर मैंने तुम्हें आगाज की जिंदगी से बाहर निकाल दिया,
अब तो तुम्हें तुम्हारी औकात का पता लग गया होगा। यू ब्लडी कैरेक्टरलेस गर्ल। उसकी बात सुनकर समस्तिका ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप आस्तिक के साथ वहां पर खड़ी रही। देखते ही देखते आगाज और रितिका गाड़ी में बैठकर वहां से जा चुके थे और उसके जाने के बाद अचानक की समस्तिका जोरों से चिल्लाए। उसकी चीख आसमान को भी चीर देने वाली थी। आस्तिक उसे यूं देखकर हैरान था। गिरिराज जी हाल के बीचों बीच खड़े थे और फोन पर किसी से बात कर रहे थे। वो कांपती हुई आवाज में बोले, देखो बेशक से कुछ भी हो जाए लेकिन तुम उसके बारे में पता लगाओ। वो शहर से बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर वो यहां से चली गई तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी हमसे। इसके लिए हम कभी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। सामने वाला शख्स बोला, सॉरी सर, लेकिन मैं उनके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं आपको बताता हूं। गिरिराज जी गुस्से से बोले, मुझे सिर्फ कोशिश नहीं चाहिए तरुण, मुझे किसी भी हाल में मेरी बेटी वापस चौहान मेंशन में चाहिए। ये बोलते हुए उनकी आवाज और भी ज्यादा कांप उठी थी। उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी वैष्णवी जी उनके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, क्या क्या हुआ पापा जी? आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? गिरिराज जी ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। वो परेशानी भरे लहजे में बोले, कुछ भी ठीक नहीं है वैष्णवी बहू, कुछ भी ठीक नहीं है। वैष्णवी जी का दिल धक सा रह गया। इस तरह से गिरिराज जी को देखना उनके लिए बहुत ही ज्यादा अजीब और बहुत ही ज्यादा हैरानीजनक था, लेकिन वो कोई सवाल करती उससे पहले ही दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। गिरिराज जी ने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा। एक पल के लिए उन्हें लगा जैसे समस्तिका घर पर आए हो, लेकिन जब दरवाजे पर उन्होंने आगाज को देखा तो उनके चेहरे की एक्सप्रेशंस फीके हो गए। आगाज के साथ रितिका भी घर के अंदर आ रही थी। वहीं आगाज भी उन्हें देखकर हल्का सा मुस्कुराया और फिर उनके सामने आकर खड़ा हो गया। वो उन्हें देखते हुए बोला, मुझे इस बात का अंदाजा दूर दूर तक नहीं था कि मेरे घर वालों के लिए वो लोग जो मेरे लिए इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लिए मैं नहीं बल्कि कोई और इम्पोर्टेंट होगा। जिन्हें मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, सबसे ज्यादा तवज्जो देता हूँ, वो मुझे नहीं बल्कि किसी और का साथ देंगे। और वो भी ऐसे इंसान का साथ जो एक नंबर का घटिया इंसान है। गिरिराज जी उसकी तरफ देखते हुए बोले, अपनी जुबान से उतना ही निकालना जितना तुम्हें बाद में पछताने न पड़े। आगाज तुरंत बोला, आगाज चौहान पछताने वालों में से नहीं है। बहुत कोशिश की थी ना आपने मेरे सामने समस्तिका की सच्चाई ना आए, लेकिन आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए दादाजी। आपने कहा था कि दादा दादा होता है और पोता पोता ही। सही कहा था आपने, पोता पोता ही होता है जो दादी के वंश को आगे लेकर जाता है, तो भला वो खुद कैसे पीछे रह जाए। ये बोलते हुए उसकी बातों में गुरूर झलक रहा था। वही वैष्णवी जी उन दोनों को यूं देखकर हैरान थी। वो तुरंत बोली, आखिर ये सब बातें क्या हो रही है यहाँ पर? और पापा जी आपने क्या छुपाने की कोशिश की थी? और तुम ऐसे कैसे अपने दादाजी से बदतमीजी से बात कर रहे हो आगाज? तमीज भूल गए हो क्या? आगाज व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, आज के दिन तो मैं सब कुछ भूलना ही चाहता हूँ मॉम। मैंने सोचा नहीं था कि दादाजी के लिए वो लड़की इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी कि उसके लिए दादाजी मुझे इस तरह से धोखा देंगे। उसके बारे में सब कुछ जानते हुए भी दादाजी ने उसका साथ दिया। वो किस तरह से हम सब लोगों के साथ विश्वासघात कर रही है ये जानते हुए भी दादाजी ने उसका साथ दिया। मेरे बार बार पूछने के बाद भी उन्होंने मुझे नहीं बताया कि समस्तिका की सच्चाई क्या है। हमेशा उन्होंने मुझसे समस्तिका की सच्चाई छुपा कर रखी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर क्यों? जिस लड़की को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देना चाहिए था आपने मेरी शादी जबरदस्ती उसे करवाए, आखिर क्यों? गिरिराज जी उसके सवाल सुनकर बिल्कुल चुप थे। तभी अमांश भी सीढ़ियां उतरकर वहां पर आया। गिरिराज जी और आगाज को यूं देखकर उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन थे। वहीं आगाज ने एक नजर उसे देखा और बोला, तुमने मेरे और समस्तिका के डिवोर्स पेपर्स बनवाए थे ना? अमांश उसकी बात सुनकर हैरान हुआ। वहीं वैष्णवी जी भी एकदम से चौंक गई। आगाज ने रितिका की तरफ देखा तो रितिका ने तुरंत आगाज और समस्तिका के डिवोर्स पेपर आगाज को दे दिए और आगाज ने वो पेपर लेकर सीधा अमांश के मुंह पर मारे। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये लो मेरे और समस्तिका के डिवोर्स पेपर। इस पर मेरे भी साइन है और समस्तिका के भी।
अब से हम दोनों पति पत्नी नहीं है और ना ही हम दोनों के बीच और कोई रिश्ता। समस्तिका मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री है। उसकी बात सुनकर अमांश हैरान रह गया था। वही वैष्णवी जी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्होंने तुरंत आगाज को गिरेबान से पकड़ लिया और बोली, क्या क्या कहा तुमने? तुमने समस्तिका को डिवोर्स दे दिया? तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम समस्तिका को डिवोर्स नहीं दे सकते। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब करने की? ये बोलते हुए उन्होंने आगाज पर अपना हाथ उठाना चाहा, लेकिन आगाज ने उनका हाथ अपने हाथ से पकड़ लिया और बोला, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी मॉम। आपके लिए भी वो समस्तिका सबसे ज्यादा मैटर करती है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आखिर आप लोगों को उसे लड़की में ऐसा दिखाई क्या दे रहा है जो आपने उसे एकदम भगवान बना लिया है। आप लोगों को उसकी ना ही कोई गलती नजर आती है और ना ही उसका वो विश्वासघात जो उसने आप सब लोगों के इमोशंस के साथ किया। वैष्णवी जी चिल्लाते हुए बोली, बकवास बंद करो अपनी। मेरी समस्तिका ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती। वो हम लोगों के साथ कोई धोखा नहीं कर सकती। अमांश उन डाइवोर्स पेपर की तरफ देख रहा था जिस पर समस्तिका और आगाज के साइन थे। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुमने समस्तिका को डिवोर्स दे दिया, लेकिन समस्तिका है कहाँ? मुझे उससे शादी करनी है। आई वॉन्ट टू मेरी हर। उसकी बात सुनकर अब वैष्णवी जी हैरानी से अमांश की तरफ देख रही थी। वो गुस्से से बोली, तुम्हारा दिमाग तो सही है। तुम समस्तिका से शादी? उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही आगाज बोला, अगर उसे समस्तिका से शादी करनी है तो करने दीजिए। प्यार करता है ना वो समस्तिका से, तभी तो उसके बच्चे का बाप भी है। उसकी बात सुनकर अमांश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें बड़ी हो चुकी थी। वहीं गिरिराज जी ने अपनी मुठ्ठियां कस ली। वैष्णवी जी चिल्लाते हुए बोली, बकवास बंद करो अपनी आगाज। तुम कब से कुछ भी बोले जा रहे हो, हम सब सुन रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम समस्तिका के बारे में कुछ भी बोलते रहोगे। और अमांश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन दोनों का नाम इस तरह से जोड़ने की? आगाज तुरंत बोला, यूं ही इन दोनों का नाम नहीं जोड़ रहा मैं। मेरे पास प्रूफ है। ये डीएनए रिपोर्ट्स ये बोलते हैं। उसने जैसे ही रितिका की तरफ हाथ बढ़ाया, रितिका ने तुरंत डीएनए रिपोर्ट्स उसकी तरफ बढ़ाए। वैष्णवी जी ने तुरंत वो रिपोर्ट अपने हाथ में ली और उन्हें देखने लगी। आस्तिक और आगाज का पॉजिटिव रिजल्ट देखकर एक पल के लिए उन्हें ऐसा लगा जैसे वो किसी सदमे में चली गई हो। अमांश हैरान था इस बात पर कि आगाज को उसकी और आस्तिक की सच्चाई पता चल गई, लेकिन कहीं ना कहीं उसे खुशी भी हो रही थी। वो तुरंत बोला, ओह, तो तुम्हें सारा सच पता चल गया। हाँ, मैं आस्तिक का बाप हूँ। आस्तिक मेरा खून है। अब मुझे और समस्तिका को तुमसे कुछ छुपाने की जरूरत ही नहीं है। तुमने तो वैसे भी उसे डिवोर्स दे दिया है, तो अब तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अब मैं जल्द से जल्द समस्तिका से शादी करना चाहता हूँ और आस्तिक को अपना नाम देना चाहता हूँ। आगाज व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, तुम समस्तिका को जो देना चाहते हो दे सकते हो। तुम आस्तिक को भी जो देना चाहते हो दे सकते हो, लेकिन कुछ लेने की बात मत सोचना। अगर तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल है कि समस्तिका से शादी करने के बाद तुम्हें वो 60% मिल जाएंगे जो समस्तिका के नाम है, तो इस ख्याल को तुम अपने दिमाग से बाहर निकाल कर फेंक दो, क्योंकि वो 60% अब मेरे नाम है। समस्तिका ने खुद प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन किए हैं और अब पूरी चौहान प्रॉपर्टी मेरे नाम है। लेकिन हाँ, समस्तिका सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। मुझे उसने और आस्तिक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसकी बात सुनकर अमांश एकदम सुन्न रह गया। वो तुरंत बोला, क्या? ऐसा नहीं हो सकता समस्तिका, वो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम नहीं कर सकती। वो प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ समस्तिका के नाम है, और जब मेरी समस्तिका से शादी हो जाएगी तो वो प्रॉपर्टी मेरे नाम होगी। तुम उसे मुझसे या फिर समस्तिका से छीन नहीं सकते। आगाज मुस्कुराया और बोला, मुझे तुम लोगों से कुछ छीनने की जरूरत भी नहीं है। जो कुछ मेरा था मैंने बस वही वापस लिया है, और वैसे भी तुम्हें तो सिर्फ समस्तिका चाहिए थी ना। समस्तिका तुम्हारा प्यार और आस्तिक तुम्हारा बेटा, जिसे तुम अपना नाम देना चाहते हो। तो अब प्रॉपर्टी बीच में कहां से आ गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि समस्तिका के नाम प्रॉपर्टी है तो तुम उससे शादी नहीं करोगे? अमांश उसका सवाल सुनकर कुछ बोल ही नहीं पाया। रितिका के चेहरे पर डेविल स्माइल थी और वैष्णवी जी की आंखों से तो बस आंसू बरस रहे थे। गिरिराज जी ने अभी भी अपनी मुठियां कसी हुई थी, वो सब कुछ चुपचाप सुन रहे थे।
आगाज अमांश की तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम उससे शादी करना चाहते हो तो ये तुम्हारा पर्सनल डिसीजन है, लेकिन एक एडवाइस दूं तुम्हें, अगर उससे दूर रहो तो ज्यादा बेहतर होगा। वैसे भी तुम दूध के धुले नहीं हो, लेकिन उसका तो कहना ही क्या। इतनी परफेक्ट एक्टिंग तो मैंने किसी एक्टर की नहीं देखी जितनी तुम दोनों की देखी। एक ही घर में रहने के बावजूद भी तुम लोगों ने जरा सा भी किसी को शक नहीं होने दिया कि तुम लोगों के बीच चल क्या रहा है। समस्तिका और तुम्हारा क्या रिलेशन है, इस बात की भनक तुमने किसी को लगने ही नहीं दी। आस्तिक जिसे समस्तिका अपने साथ लेकर आई थी वो तुम्हारा बेटा था, ये बात तुमने किसी को पता नहीं लगने दी। मुझ जैसे इंसान को भी तुम पर शक नहीं हुआ जो हर एक चीज सोच समझ कर करता है। प्लान बहुत अच्छा था तुम दोनों का। पहले आस्तिक को पैदा किया, फिर 4 साल वो दोनों कहाँ रहे कुछ पता नहीं, लेकिन अचानक ही 4 साल बाद उसकी एंट्री चौहान मैंशन में हुई और उसकी एंट्री होते ही उसकी शादी मुझसे करवा दी गई। सब लोग चुपचाप उसकी बात सुन रहे थे। वही आगाज आगे बोला, वो लड़की जो तुम्हारे बच्चे की माँ थी उसे मेरे गले में बांध दिया गया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसका रिलेशनशिप तुम्हारे साथ था या फिर और न जाने कितनों के साथ था। जो बिना शादी के किसी के बच्चे की माँ बन सकती है, उसका कैरेक्टर कैसा होगा ये सोचने के लिए किसी को भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसी लड़कियां पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है और उसने भी वही किया। पैसों के लिए पहले तुम्हें अपने जाल में फंसाया, तुमसे प्रेग्नेंट हुई और फिर उस बच्चे को लेकर यहाँ पर आ गई। वो भी जानती होगी कि तुम्हें तो कुछ मिलने नहीं वाला, इसीलिए वो सीधा मेरे बिस्तर पर चली आई ताकि हम दोनों के बीच वो सब चीज हो और फिर जबरदस्ती हमारी शादी। अभी वो बोल ही रहा था कि एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर आकर लगा। आगाज का चेहरा एकदम से कांप उठा। गिरिराज जी जो अपनी मुठिया कसकर कब से खड़े थे वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाए और एक के बाद एक उन्होंने एक थप्पड़ और आगाज के चेहरे पर जड़ दिया। आगाज का गाल जैसे एकदम से सन हो गया और अगले ही पल उसने गुस्से से गिरिराज जी की तरफ देखा और उनकी तरफ बढ़ने को हुआ, लेकिन किसी तरह उसने खुद को कंट्रोल किया। पर उसकी सांसें बहुत गहरी चल रही थी। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी उस पर हाथ उठाने की। हाथ उठाना तो दूर, कोई नजर उठाकर भी उसकी तरफ देखा नहीं सकता था, लेकिन आज उसके दादाजी ने उस पर 2 बार हाथ उठा दिया था। गुस्से से उसके चेहरे की नसें ऊपर तक उभर चुकी थी। वो गिरिराज जी की तरफ देखते हुए कांपती हुई आवाज में बोला, आपने मुझ पर हाथ उठाया? गिरिराज जी चिल्लाते हुए बोले, शुक्र करो कि सिर्फ हाथ उठाया, वरना जो बकवास तुम समस्तिका के बारे में कर रहे हो ना, मन तो मेरा ये कर रहा है कि मैं तुम्हारी जान ले लूं। उनकी बात सुनकर आगाज और भी ज्यादा हैरान हुआ। आगाज हैरानी से बोला, उसके बारे में सब कुछ जानने के बाद भी आप मुझे गलत ठहरा रहे हैं। आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं, मुझ पर हाथ उठा रहे हैं। गिरिराज जी अचानक से ही चिल्ला उठे और बोले, मेरी समस्तिका गलत नहीं है, मेरी परी गलत नहीं है। उनके मुंह से परी सुनकर आगाज एकदम से चौंक गया। गिरिराज जी की ये रिएक्शन देखकर वैष्णवी जी और अमांश भी हैरान थे। वही रितिका तो डर उठी थी, वो तो हल्का हल्का कांप रही थी। गिरिराज जी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो रोते हुए बोले, क्या बिगाड़ा है मेरी परी ने तुम लोगों का? हाँ, पहले एक ने उसकी जिंदगी तबाह की और अब मुश्किल से वो लड़की दोबारा जीना सीखी थी और एक बार फिर से तुमने उसे बर्बाद कर दिया। आगाज हैरानी से उनकी तरफ देखता रहा। गिरिराज जी धम्म से सोफे पर बैठ गए और बोले, मेरी समस्तिका ने तुम लोगों का क्या बिगड़ा है? क्यों तुम लोग उसके पीछे पड़े हो? क्यों तुम लोग उसे जीने नहीं देते? पहले एक भाई ने न सिर्फ उसके दिल के साथ बल्कि उसकी इज्जत के साथ भी खिलवाड़ किया। वो बेचारी प्यार करती थी अमांश से और अमांश ने क्या किया? उसे इस्तेमाल किया और फिर बीच रास्ते में छोड़ दिया। वो भी तब जब उसे प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब अमांश ने तो इंसानियत की हदें ही तोड़ दी। उसे सिर्फ छोड़ा नहीं बल्कि पागल करके छोड़ा। मेरी मासूम सी परी जिसे खुद को संभालना नहीं आता था, उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। उसे दुनिया वालों के सामने पागल करार कर दिया और उसे तबाह कर दिया। ये बोलते हुए उनकी आंखों से आंसू अभी भी गिर रहे थे। वही अमांश का चेहरा एकदम से फीका पड़ गया। गिरिराज जी उसके बारे में सब कुछ जानते हैं, ये जानकर वो सदमे में जा चुका था। गिरिराज जी ने अब आगाज की तरफ नजर उठाकर देखा और बोले, हाँ, अमांश ने समस्तिका को इस्तेमाल किया और उसे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया।
लेकिन जानते हो छोड़ा कहाँ पर था? गिरिराज जी की बात सुनकर आगाज के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। वहीं गिरिराज जी कांपती हुई आवाज में बोले, पागल खाने। गिरिराज जी की बात सुनकर आगाज एकदम से हैरान रह गया था। अमांश ने समस्तिका को पागलखाने में छोड़ा था, ये बात उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। वही गिरिराज जी रोते हुए बोले, एक लड़की जब किसी से प्यार करती है ना तो वो उस प्यार में अपना सब कुछ दे बैठी है, और यही गलती मेरी परी से हुई थी। उसने अमांश पर भरोसा किया और उसे अपना सब कुछ दे दिया, अपना सब कुछ उसे सौंप दिया, और इस अमांश ने क्या किया? ये बोलते हुए वो अमांश को गुस्से से देख रहे थे। वही अमांश उनसे अपनी नजर चुराने लगा था। आगाज के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस और भी ज्यादा गहरी हो गए थे। वही वैष्णवी जी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। क्या उसकी समस्तिका का दोषी अमांश है? क्योंकि जिस हालत में वैष्णवी जी को समस्तिका मिली थी उसकी हालत देखकर समझा जा सकता था कि उसके साथ क्या कुछ हुआ होगा। वैष्णवी जी तुरंत बोली, आप कहना क्या चाहते हैं पापा जी? क्या ये सब कुछ अमांश? गिरिराज जी ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोले, ये अमांश उसका गुनहगार है वैष्णवी। वो बेचारी तो अमांश से शादी के ख्वाब देख रही थी। इसने उसे शादी का झांसा देखकर उसे इस्तेमाल किया और फिर जब इसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो उसने एक झटके में उसे छोड़ दिया। इतना बड़ा दुख वो बेचारी अकेली झेल नहीं पा रही थी। उसने इतने मिन्नतें की कि उससे शादी कर ले। वो जब भी इसके पास आती तो ये उसे जलील कर देता। इसने और लड़कियों के सामने उसे नीचा दिखाने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। और जब इसे लगा कि समस्तिका इसे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है तो इसने और दिव्या ने मिलकर उसे पागलखाने भिजवा दिया। ये साबित कर दिया कि समस्तिका पागल हो चुकी है। वो बेचारी मासूम इन लोगों के जाल में फंस गई और पागल खाने में उसके साथ और भी ज्यादा बुरा व्यवहार हुआ। यहाँ पर तो सिर्फ अमांश ने उसकी रूह को गंदा किया था, लेकिन वहां पर तो। ये बोलते बोलते गिरिराज जी चुप हो गए और आगाज का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। उसकी नजरें अमांश पर जा ठहरी थी और अमांश ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया था और अपना पसीना साफ करने लगा था। गिरिराज जी उसकी तरफ देखते हुए बोले, तुम हमेशा यही पूछते थे ना मुझसे कि मैं तुम्हारे साथ इस तरह का बर्ताव क्यों करता हूं? तुम्हें प्रॉपर्टी पर कोई हक क्यों नहीं दिया? तुम्हें बिजनेस में आगाज से ऊपर क्यों नहीं रखा? तो यही कारण है। जब तुम आगाज बनकर लड़कियों के साथ उन्हें इस्तेमाल करके उन्हें धोखा दे सकते हो, तो अगर तुम सच में आगाज की पोजीशन पर आ गए तो पता नहीं तुम क्या ही करते। दादाजी की ये बात सुनकर तो आगाज के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। अमांश गिरिराज जी की तरफ देखते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए दादाजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन उस वक्त मैं नादान था। मैं अब ऐसी कोई गलती नहीं दोहराऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं समस्तिका को पूरी तरह से अपना लूंगा, उसे हर खुशी दूंगा। उसकी बात सुनकर दादाजी व्यंग्य से हंसे और बोले, तुम लोगों ने समस्तिका को खुश रहने लायक छोड़ा ही कहा। एक ने उसके जिस्म को नोच डाला तो दूसरे ने उसकी आत्मा पर वार किया। तुम ये ड्रामा हमारे सामने मत करो। तुम्हारी रग रग से वाकिफ है हम, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हम तुम्हें, बस हमने कभी तुम्हारे सामने तुम्हारी ही हरकतों का जिक्र नहीं किया। वरना जब हमें पता चला था ना कि तुमने आगाज की पहचान का इस्तेमाल करके ना जाने कितनी ही लड़कियों के साथ विश्वासघात किया, तो मन तो किया कि हम तुम्हें अपने हाथों से सजा दे दे, अपने हाथों से तुम्हारी जान ले ले। आगाज हैरानी से गिरिराज जी की तरफ देख रहा था। दादाजी ने अब आगाज की तरफ देखा और बोले, जब तुम इंडिया में नहीं थे तो अमांश तुम्हारी पहचान का इस्तेमाल किया करता था और इसने समस्तिका के साथ अपना इंट्रोडक्शन भी आगाज कहकर ही दिया था। उसे लग रहा था कि वो आगाज चौहान को डेट कर रही है और उसकी शादी भी आगाज चौहान के साथ होगी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि जिसे वो आगाज समझ रही है वो तो एक बहरूपिया है जो उसी के साथ रहकर उसे ही धोखा दे रहा है। आगाज का मन कर रहा था कि अभी अमांश को गिरीबान से पकड़े और उसे इतना मारे कि उसकी जान निकल जाए। लेकिन फिलहाल वो खुद गुनहगार था तो वो भला अमांश पर अपना गुस्सा कैसे निकल सकता था। गिरिराज जी खुद को संभालते हुए बोले, पागल खाने में समस्तिका को तरह तरह के ड्रग्स दिए जाते थे और उसके साथ न जाने क्या क्या किया जाता था, लेकिन शायद उसकी किस्मत उस दिन उस पर थोड़ी सी मेहरबान हुई और वो पागल खाने से बाहर भाग निकली।
उस वक्त समस्तिका तकरीबन 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, लेकिन किस्मत की मेहरबानी भी जैसे उसके साथ एक धोखा ही था। वो पागल खाने से तो बाहर निकल गई, लेकिन एक औरत के चंगुल में फंस गई जो उसे अपने साथ ले गई, और उसके बाद उसके साथ और भी ज्यादा बुरा हुआ। उसे हर तरह से नोचा गया, उसके साथ इंसानियत की सारी हदें पार की गई। अपने बच्चे को जन्म देने के लिए ना जाने उसे क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ा, और बच्चा पैदा होने के बाद भी उस पर वो अत्याचार कम नहीं हुआ, बल्कि अब तो लोगों को एक हथियार मिल गया था उसे अपनी उंगलियों पर नचाने का, और वो बेचारी मासूम अपने उस बच्चे को जिंदा रखने के लिए जी। उसके बाप ने दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया, उसके लिए ना जाने क्या क्या बर्दाश्त करती रही। पर फिर एक माँ ने हिम्मत की और आस्तिक की जान बचाने के लिए वो वहां से भी भाग निकली। पर शायद किस्मत अभी उसके और भी ज्यादा इम्तिहान लेना चाहती थी, इसलिए। ये बोलते बोलते वो चुप हो गए और फिर रोते हुए बोले, अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरी समस्तिका ने बहुत दुख देखा है, और उन दुखों का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये इंसान है। हमें तो समझ में नहीं आता कि हम तुमसे कहें तो कहें क्या। तुम्हारी भी गलती नहीं है, गलती तो उस खून ने की जो तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। जब तुम्हारा बाप अपनी बीवी को धोखा देकर किसी और के साथ नाजायज रिश्ते बन सकता है, तो तुमसे तो हम उम्मीद ही क्या करें। पर आगाज, तुम बेशक से अपने बाप के खून का लिहाज नहीं रखते, लेकिन वैष्णवी उसके दूध का मान तो रखते। तुम हमेशा कहते थे ना कि समस्तिका को प्रॉपर्टी का लालच है। प्रॉपर्टी के लिए उसने तुमसे शादी की और न जाने क्या क्या। उसे प्रॉपर्टी का लालच होता ना तो वो प्रेग्नेंट होने के बाद इस घटिया आदमी की मिन्नतें नहीं करती, वो सीधा चौहान मैंशन आती और उसे उसका हक दिया जाता। पर वो बेचारी मासूम निकली, तुम जैसी शातिर नहीं थी वो। तुम लोगों ने हमारी समस्तिका को तबाह कर दिया, तुम लोगों ने हमारी परी को बर्बाद कर दिया। मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी माफ नहीं करूंगा। ये बोलकर गिरिराज जी अपनी जगह से उठे, और जैसे ही उन्होंने अपने 2 कदम आगे बढ़ाए, अचानक ही उन्होंने अपने सीने पर अपना हाथ रख लिया और गहरी गहरी सांस लेने लगे। अमांश, जो इतनी बातें सुनने के बाद भी बेशर्मी से वहां पर खड़ा था, उन्हें देखकर वो जल्दी से उनकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन गिरिराज जी ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। वो पीछे की तरफ लड़खड़ा गए, आगाज ने जल्दी से उन्हें संभाला। गिरिराज जी उसकी तरफ देखते हुए बोले, मेरी परी मुझे ला दो। वो परी जो सिर्फ मेरी नहीं तुम्हारी भी है परी, हमारी समस्तिका ही तुम्हारी परी है। वो बचपन में भी मासूम थी और अब भी बेहद मासूम है। वो इस गंदी दुनिया का सामना नहीं कर पाएगी। इस दुनिया के घटिया लोगों से वो नहीं लड़ पाएगी। तुम उसे वापस हमारे पास ले आओ। हमें हमारी परी लौटा दो आगाज, हमें हमारी परी लौटा दो। मैं तुम्हारी आगे अपने हाथ जोड़ता। ये बोलते बोलते अचानक से उनका हाथ नीचे की तरफ लुढ़क गया और उनकी आंखें बंद हो गई। आगाज जोर से चिल्लाया, दादाजी। वैष्णवी जी ये देखकर अपने कदम आगे बढ़ा ही नहीं पा रही थी। वो एकदम फ्रीज हो चुकी थी और ऋतिका भी शॉक थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो कर क्या। उसने जल्दी से गिरिराज जी को पूरी तरह से अपनी बाहों में संभाला। एक सर्वेंट ने आकर उसकी मदद की और गिरिराज जी को जल्दी से पार्किंग एरिया की तरफ लेकर आया गया। उन्हें एक गाड़ी में बिठाया गया और अगले ही पल आगाज खुद उस गाड़ी को ड्राइव करते हुए मेंशन से निकल चुका था। उसका दिल इस वक्त जोरों से धड़क रहा था और समस्तिका के बारे में सोच सोचकर उसकी जान निकल रही थी। आज उसे जो सच पता चला था, उसे जानकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे अमांश से ज्यादा समस्तिका का गुनहगार वो खुद हो। कुछ ही देर में आगाज की गाड़ी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी और जल्दी से गिरिराज जी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उन्हें पहले भी हार्ट अटैक आया था, तो ये वाला हार्ट अटैक बहुत ही ज्यादा मेजर और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। डॉक्टर ने जल्दी से उनका ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया था। वहीं बाकी का परिवार भी वहां पर पहुंच चुका था। अमांश की नजरें शर्म से झुकी हुई थी। जैसे ही आगाज हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगा, उसकी नजरें अमांश पर गई और वो तुरंत अमांश के पास आया। उसने अगले ही पल अमांश को उसके गिरेबान से पकड़ लिया और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, अगर मेरी परी को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने उसके साथ जो कुछ किया है ना, अब तक तुम्हें उसकी सजा नहीं मिली थी, लेकिन अब तुम उस सजा से बच नहीं पाओगे। ये बोलकर उसने एक झटके से अमांश को छोड़ दिया और अगले ही पल वहां से निकल गया। अंडस्को तकरीबन 15 मिनट बाद
आगाज अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था और उसका हाथ अपने माथे पर था। गिरिराज जी की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी और उसकी आंखों से आंसू बाहर आने को आतुर हो रहे थे, लेकिन वो अपने आंसुओं को कंट्रोल कर रहा था जिसकी वजह से उसकी आंखें गहरी लाल होती जा रही थी। उसका दिल इस वक्त हद से ज्यादा बेचैन महसूस हो रहा था, उसे अपने सीने में एक दर्द उठता हुआ महसूस हो रहा था। उसके चेहरे पर गिल्टी एक्सप्रेशन साफ नजर आ रहे थे और वो अपनी गाड़ी को जितनी स्पीड में चला सकता था इतनी स्पीड में चल रहा था। अचानक ही उसकी गाड़ी उस पहाड़ी पर आकर रुकी जहां पर वो कुछ वक्त पहले समस्तिका से मिला था। वो तुरंत अपनी गाड़ी से बाहर निकाला और सामने की तरफ देखने लगा जहां पर काफी भीड़ लगी हुई थी। वो तेज कदमों से उसे भीड़ के पास आया और बोला, क्या हुआ यहाँ पर? कुछ देर पहले मैं यहाँ पर एक लड़की और एक छोटे बच्चे को छोड़कर गया था, तुम लोगों ने उन्हें। उसकी बात पूरी होती उससे पहले एक आदमी बोला, अरे आप उस छोटे बच्चे को और उसे लड़की को जानते थे क्या? अभी कुछ देर पहले ही उस लड़की ने और उस छोटे बच्चे ने इस पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दी। क्या आप उसके रिश्तेदार हैं? उस आदमी की बात सुनकर आगाज की हॉट बीट जैसे बिल्कुल ही रुक गई। वो आदमी एक बार फिर से बोला, अभी कुछ देर पहले ही उन दोनों ने इस पहाड़ी से छलांग लगा दी, पता नहीं वो दोनों बचे भी होंगे या नहीं। सामने गहरी खाई है, आज तक जितने भी लोगों ने यहाँ पर छलांग लगाई है उनमें से कोई नहीं बचा। जिंदा इंसान तो क्या, यहाँ पर तो लाशें तक नहीं मिलती। उसकी बात सुनकर आगाज से गुस्से से उसका गिरेबान पकड़कर चिल्लाते हुए बोला, खबरदार, अगर मेरी परी के बारे में ऐसा वैसा कुछ कहा तो मेरी परी और मेरे आस्तिक को कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा उन्हें। ये बोलते हुए उसकी आवाज कांप पर रही थी। उसने एक झटके से उस आदमी को छोड़ा और उस भीड़ की तरफ देखने लगा जो उसे घूर रही थी। एक आदमी एक बार फिर से बोला, इस आदमी ने कुछ गलत नहीं कहा है, हमने खुद उस लड़की को अपने बच्चे के साथ इस पहाड़ी से कूदते हुए देखा है। वो बहुत ज्यादा रो रही थी, काफी टाइम से हम उसे नोटिस कर रहे थे और उसके पास आने भी वाले थे, लेकिन हम उसके पास आते उससे पहले ही उसने अपनी जान दे दी। तुम ये बताओ, आखिर तुम हो कौन और तुम्हारा उससे रिश्ता क्या है? उसका सवाल सुनकर आगाज बस उसकी तरफ देख रहा था। एक आदमी तुरंत बोला, जरूर तुम उसके पति होंगे। अरे तुम जैसे आदमियों की वजह से तो माँ बाप बेटियों को पैदा करने से ही डरते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं उनकी बेटी को तुम जैसा पति ना मिल जाए और वो पूरी जिंदगी नरक ना भुगतती रहे। इसीलिए वो लोग चाहते ही नहीं कि उनके घर में बेटी पैदा हो। तुम जैसे आदमियों को तो शर्म से मर जाना चाहिए जो अपनी बीवी को इतना दुखी करते हैं कि उन्हें जीने से आसान मौत लगती है। उसे आदमी की बात सुनकर आगाज का दिल और भी ज्यादा डरने लगा था। वो तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ भागा और अगले ही पल गाड़ी लेकर वहां से निकल चुका था। वो खाई की तरफ जा रहा था जहां पर समस्तिका ने छलांग लगाई थी। उसने जल्दी से अपने फोन से पुलिस को इन्फॉर्म किया और साथ ही साथ रेस्क्यू टीम को भी। वो खुद से ही बोला, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा परी, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ है तो मैं कभी तुम्हें वो सारी बातें नहीं कहता। मैं कभी तुम्हें इतना परेशान नहीं करता, लेकिन तुमने भी तो मुझे अपना सच नहीं बताया। अगर तुम मुझे अपना सच बता देती तो इतना सब कुछ होता ही नहीं। मुझे माफ कर दो। सारी गलती मेरी है, मुझे ही तुम्हें समझना चाहिए था। मैंने डीएनए रिपोर्ट देखकर इतना घटिया फैसला ले लिया, एक बार भी तुमसे जानना नहीं चाहा कि आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे। प्लीज मुझे माफ कर दो परी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। ये बोलते हुए वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसकी आंखों का रंग और भी ज्यादा गहरा लाल हो गया था। तकरीबन आधे घंटे बाद वो उस खाई की तरफ पहुंचा जहां पर समस्तिका ने छलांग लगाई थी, लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंच गाड़ी से बाहर निकलते ही उसके कदम अपनी जगह पर जैसे रुक से गए। एक पल के लिए पूरी दुनिया रुक गई थी, वक्त थम सा गया था। आगाज की नजरें सामने की तरफ थी जहां पर दो लाशों को स्ट्रेचर पर लिटाकर लाया जा रहा था, उन्हें सफेद चादर से ढका हुआ था। मुंबई। आगाज खाई के पास पहुंच चुका था। वहां पर पुलिस की टीम और रेस्क्यू टीम पहले ही पहुंच चुकी थी और जब आगाज भी अपनी गाड़ी से बाहर निकालकर आगे की तरफ आया तो उसके कदम एकदम से सुन्न हो गए।
वो सामने की तरफ देख रहा था जहां पर हॉस्पिटल का स्टाफ दो स्ट्रेचर को आगे की तरफ लेकर आ रहा था और उन दोनों पर किसी की डेड बॉडी थी जिनके चेहरे सफेद चादर से ढके हुए थे। एक डेड बॉडी देखते ही पता चल रही थी कि किसी बच्चे की है और दूसरी किसी लड़की की लग रही थी क्योंकि उसके पैरों पर नेल पेंट लगी हुई थी। आगाज का दिल जैसे धड़कना ही बंद कर गया था, उसकी सांसें भी गहरी हो चली थी और उसके चेहरे से ही साफ पता चल रहा था कि इस वक्त वो क्या महसूस कर रहा है। इंस्पेक्टर आगे की तरफ आए और बोले, सॉरी मिस्टर चौहान, लेकिन आपकी बीवी और बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने खाई में कूदकर सुसाइड कर लिया और उन दोनों की डेड बॉडी की हालत इस वक्त ऐसी है कि उन्हें देखा भी नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी आपको पहचान तो करनी होगी, इसलिए आपको हमारे साथ हॉस्पिटल चलना होगा। आगाज तुरंत बोला, ऐसा नहीं हो सकता। परी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वो बहुत हिम्मत वाली है, वो आस्तिक के साथ सुसाइड बिल्कुल भी नहीं कर सकती। इंस्पेक्टर उसके कंधे पर अपने हाथ रखकर बोले, मैं जानता हूं मिस्टर चौहान, ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग होगी, लेकिन सच यही है कि अब आपकी वाइफ और आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहे। आप जितना जल्दी खुद को संभाल ले उतना बेहतर होगा। बाकी सारी फॉर्मेलिटी बाद में भी हो जाएगी। फिलहाल के लिए प्लीज आप हमारे साथ चलिए, हमें आपको भी सेफली घर पहुंचाना होगा, क्योंकि यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं। प्लीज आप हमारे साथ चलिए। आगाज ने उनका हाथ अपने कंधे से हटाया और बोला, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं जानता हूं मेरी परी बेशक से बहुत मासूम है, लेकिन वो कमजोर बिल्कुल नहीं है। जब वो अब तक अपनी हिम्मत नहीं हारी तो अब कैसे हिम्मत हार जाएगी? उसे कुछ नहीं हो सकता, वो जिंदा है। इंस्पेक्टर उसकी हालत देखकर समझ चुके थे कि शायद अब उन्हें आगाज को डेड बॉडी का चेहरा भी दिखाना पड़ेगा ताकि वो समझ पाए कि समस्तिका और आस्तिक सच में इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने अस्पताल के स्टाफ की तरफ देखा। वार्ड बॉय जो वहां से स्ट्रेचर लेकर जा रहे थे वो अचानक ही वहां पर रुक गए और फिर उन्होंने उन दोनों स्ट्रेचर को नीचे जमीन पर रख दिया। आगाज का चेहरा कांपने लगा था। इस वक्त उसे हद से ज्यादा डर लग रहा था। ऐसा डर तो उसे कभी महसूस नहीं हुआ था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। तभी इंस्पेक्टर ने एक बार फिर से सामने वार्ड बॉय को इशारा किया तो वो वार्ड बॉय नीचे की तरफ झुका और उसने उन दोनों स्ट्रेचर पर से अब चादर हटा दिया। आगाज ने उन दोनों के चेहरों की तरफ देखा और फिर अचानक ही अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उनके चेहरे हद से ज्यादा खराब हो चुके थे। जंगली जानवर ने उनके चेहरे को बुरी तरह से नोच लिया था। उसका दिल अभी कहने को तैयार नहीं था कि ये डेड बॉडी उसकी परी की और आस्तिक की है। वो कांपते हुए बोला, नहीं है, ये मेरी परी नहीं है, ये मेरा आस्तिक नहीं है। इंस्पेक्टर ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोले, प्लीज जरा ध्यान से देखिए। ये बोलते हुए जैसे ही उसने आगाज को वापस डेड बॉडी की तरफ घुमाया, अचानक ही आगाज ने अपने सीने पर अपना हाथ रख लिया। सामने आस्तिक की बॉडी देखते हुए वो एकदम फ्रीज हो गया था। वो जोर से चिल्लाया, आस्तिक! और अब एक नजर उसने दूसरी डेड बॉडी की तरफ देखा और इस बार वो नीचे घुटनों के बल गिर उसने समस्तिका के पैरों को कसकर पकड़ लिया था और उसकी आंखों से आंसू बरस गए थे। वो आंसू जो वो तकरीबन 3-4 घंटे से रोक कर खड़ा था, लेकिन अब वो आज से उसके कंट्रोल से बाहर हो चुके थे। उसका दिल इस वक्त बुरी तरह कांप रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान निकल रही है। इंस्पेक्टर ने जल्दी से उसे संभाला और बोले, प्लीज खुद को संभालिए मिस्टर चौहान। आगाज ने एक झटके से उन्हें खुद से दूर किया और फिर ऊपर की तरफ चेहरा कर जोर से चिल्लाया, परी! उसका चीखना आसमान को भी चीर देने वाला था और उसके चेहरे की नसें ऊपर तक उभर चुकी थी। एक बार चिल्लने के बाद वो रुका नहीं, बल्कि वो लगातार जोर जोरों से चिल्लाता रहा, परी! परी! तकरीबन 1 साल बाद चौहान मैंशन। एक लड़की डाइनिंग टेबल के पास खड़ी थी। तभी अमांश वहां पर आया और बोला, तुमने अपनी दवाइयां ली क्या? उस लड़की ने उसकी तरफ देखा और बोली, हाँ दवाइयां तो ले ली, लेकिन यार मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये बच्चा कब डिलीवर होगा। मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अब तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे ये प्रेगनेंसी करनी ही नहीं चाहिए थी। जैसे ही उसने कहा, अमांश ने घूरकर उसे देखा और बोला, बकवास बंद करो अपनी। अगर इस बच्चे को कुछ हुआ तो तुम सोच भी सकती हो कि हमें कितना नुकसान।
ये बोलते बोलते वो चुप हो गया था क्योंकि उसकी नज़र सामने वैष्णवी जी की तरफ जा चुकी थी, जो अपने कमरे से बाहर निकलकर डाइनिंग एरिया की तरफ ही आ रही थी। वो लड़की जो वहां पर 7 महीने की प्रेगनेंसी लेकर खड़ी थी, वो लड़की कोई और नहीं रितिका थी, जो अब रितिका अमांश चौहान बन चुकी थी। वैष्णवी जी चेयर पर आकर बैठी और उनकी नज़र सामने वाली चेयर पर टिकी जहां पर गिरिराज जी बैठे थे। तभी एक सर्वेंट गिरिराज जी को व्हीलचेयर पर लेकर आए और वो व्हीलचेयर पर ही बैठे हुए डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट की तरफ देखने लगे। वैष्णवी जी तुरंत अपनी जगह से उठी और उनके सामने खाना परोसने लगी। गिरिराज जी ने तुरंत अपना हाथ दिखाकर उन्हें रोक दिया। वैष्णवी जी ने मुश्किल से अभी उनकी प्लेट में 4 चम्मच दलिया ही डाला था, क्योंकि गिरिराज जी बस ऐसा ही खाना खाते थे। वो तुरंत बोली, थोड़ा सा तो खा लीजिए ना पापा जी। गिरिराज जी ने अपना सरना में हिलाया और बोले, मन नहीं है। ये बोलकर वो बस वही 4 चम्मच दलिया खाने लगे। वैष्णवी जी भी तुरंत अपनी जगह पर बैठी और उन्होंने भी अपनी प्लेट में बस थोड़ा सा पोहा रखा और उसे खाने लगी, लेकिन उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो बेमन से खाना खा रही है। ऋतिक ने मुंह बनाते हुए उनकी तरफ देखा और अपनी चेयर पर बैठ गई। अमांश भी अपनी चेयर पर बैठा था और उन दोनों ने अपने भूख से भी ज्यादा खाना अपनी प्लेट में सर्व करवाया था। वैष्णवी जी ने एक नज़र उन दोनों की तरफ देखा और फिर तकलीफ और व्यंग्य भरी मुस्कुराहट के साथ उन दोनों पर से अपनी नज़रें हटा ली और अपनी जगह से उठकर गिरिराज जी के पास आई और बोली, चलिए अब मैं आपको आपके रूम में छोड़ देती हूँ और आपको दवायां भी दे देती हूँ। गिरिराज जी दुखी मन से बोले, क्या करूंगा दवायां लेकर? जिन लोगों के लिए जीना चाहता हूँ अब वो तो रहे नहीं मेरे पास। वैष्णवी जी की आंखों में नमी तैर गई। वो उनके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोली, खुद को संभालिए पापा जी, उनके बिना जिंदगी जीना मुश्किल है, लेकिन जीनी तो पड़ेगी ना। ये बोलते हुए वो उन्हें उनके रूम में लेकर जा रही थी। उनके जाने के बाद ऋतिक ने मुंह बनाया और बोली, सारा दिन ये बुढ़ा उस समस्तिका और उस लड़के को याद कर करके थकता नहीं है क्या? जब देखो तब इसकी कैसेट वही अटक जाती है। अरे वो मर गए हैं, कम से कम उन्हें नर्क में तो शांति से रहने दो। अमांश बोला, तुम अपना मूड क्यों खराब कर रही हो? तुम जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करो और फिर दवायां ले लेना, मुझे ऑफिस जाना है। बोलकर वो अपनी चेयर से उठा। तभी ऋतिक ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक कर कहा, आज मुझे शॉपिंग पर जाना है। अमांश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ओके फाइन, ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा, तब मॉल चलेंगे। ये बोलकर ऋतिका के चेहरे पर झुका और उसके माथे को चूमकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद ऋतिक ने एक गहरी सांस ली और उसने डाइनिंग टेबल पर रखा अपना फोन उठाया। ब्रेकफास्ट करते करते वो अपना फोन चला रही थी, तभी अचानक से उसकी आंखें बड़ी हो गई जब उसने अपने फोन पर ब्रेकिंग न्यूज देखी। उसके होश उड़ गए थे। ऋतिका ब्रेकफास्ट कर रही थी, लेकिन खाने से ज्यादा ध्यान उसका अपने हाथों में पकड़े हुए फोन पर था, जिस पर उसने न्यूज चैनल चला रखा था, क्योंकि अभी एक प्रोजेक्ट का टेंडर निकलने वाला था और आज उसकी नॉमिनेशन लिस्ट निकलने वाली थी। और जैसे ही ऋतिका ने उस लिस्ट के बारे में सुना, उसके होश उड़ गए, क्योंकि उस लिस्ट की टॉप पर परी इंडस्ट्रीज का नाम था। परी इंडस्ट्रीज मतलब आगाज चौहान की इंडस्ट्रीज। आज से तकरीबन 1 साल पहले जब समस्तिका और आस्तिक उस पहाड़ी से कूद गए थे, तो उनके जाने के बाद आगाज ने भी चौहान इंडस्ट्रीज और चौहान मैंशन दोनों छोड़ दिया था। उसके मन में ये गिल्ट था कि वो हमेशा यही सोचता रहा कि समस्तिका उसकी प्रॉपर्टी चाहती है। समस्तिका की नज़र चौहान प्रॉपर्टी पर है, इसीलिए उसने सोच लिया था कि जब तक समस्तिका उसे वापस नहीं मिल जाती तब तक वो भी चौहान प्रॉपर्टी और चौहान मैंशन में अपना कदम नहीं रखेगा। बेशक से उस दिन उसने उन 2 लाशों को देखा था जो बिल्कुल समस्तिका और आस्तिक की बॉडी की तरह लग रही थी, लेकिन उसे यकीन था कि समस्तिका इतनी कमजोर नहीं हो सकती। वो आस्तिक के साथ सुसाइड तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। जिस आस्तिक के लिए उसने दुनिया भर की दरिंदगी सह ली, भला वो उसको लेकर सुसाइड कैसे कर सकती है? इसीलिए उसके दिल के अंदर एक उम्मीद जिंदा थी और उसने सोच लिया था कि जब तक समस्तिका वापस नहीं आएगी तब तक वो उसका इंतजार करेगा, बेशक से फिर उसे पूरी जिंदगी ही इस इंतजार में क्यों न गुजारनी पड़े। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर एक तकरीबन 5 साल का बच्चा पालने में लेटी हुई एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेल रहा था। पालने के ऊपर टॉयज बंधे हुए थे।
जो जब भी हिलते तो उनमें से छन छन की आवाज आती और उस छन छन की आवाज को सुनकर वो गुड़िया खिलखिलाकर हंसने लगती। उसके नाजुक से हाथ जब एक दूसरे के साथ मिलते तो उसके होंठ जो मुस्कुराने के लिए खुलते, वो उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे। तभी वो 5 साल का बच्चा जो कोई और नहीं आस्तिक था, वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, मेरी आशी क्या खाएगी? मेरी आशी को भूखी लगी है, मेरी आशी खाना खाएगी? तभी पीछे की तरफ से आवाज आए, आप पहले आशी की बात छोड़िए, पहले आप मुझे खुद बताइए आस्तिक, क्या आपने अपना खाना खाया? ये सवाल सुनकर आस्तिक की आंखें बड़ी हो गई और उसने तुरंत पलटकर पीछे की तरफ देखा, जहां पर समस्तिका खड़ी थी। समस्तिका को देखकर उसके चेहरे पर नर्वसनेस नजर आ रही थी क्योंकि उसने अभी तक अपना खाना फिनिश नहीं किया था। वो जल्दी से समस्तिका की तरफ आया और बोला, आई एम सो सॉरी माँ, लेकिन मैंने अभी खाना नहीं खाया है। मुझे भूख ही नहीं लगी थी, मैं आशी का ख्याल रख रहा था। आपने कहा था ना कि आशी का ख्याल रखना है। समस्तिका ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर सोफे पर बैठते हुए बोली, मैंने आपको आशी का ख्याल रखने के लिए कहा था, लेकिन ये नहीं कहा था कि आपको पूरा टाइम आशी के पास ही खड़े रहना है। आपको अपना खाना भी तो फिनिश करना था ना, उसके बाद आपको होमवर्क भी करना होगा। समस्तिका की बात सुनकर आस्तिक मुंह बनाते हुए बोला, मुझे स्कूल नहीं जाना, सब लोग मुझे स्कूल में बुली करते हैं माँ। समस्तिका उसकी बात सुनकर हैरानी से बोली, क्यों? आस्तिक अपना सर झुकाकर बोला, सब कहते हैं कि मेरे डैड नहीं है। सब लोगों के डैड स्कूल में आते हैं लेकिन मेरे डैड स्कूल में नहीं आते, तो सब लोग मुझे अजीब अजीब सी बातें बोलते हैं। मुझे उन बातों को सुनकर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए मुझे स्कूल नहीं जाना। समस्तिका ने तुरंत उसे अपने सीने से लगाया और बोली, ऐसे कैसे आप स्कूल नहीं जाओगे? अगर आप स्कूल नहीं जाओगे तो आप अपने डैड की तरह कैसे बनोगे आस्तिक बेटा? आस्तिक उससे अलग हुआ और मासूमियत से बोला, जब आप चाहती हैं कि मैं अपने डैड की तरह बनूं तो आप मुझे डैड के पास क्यों नहीं लेकर चलती माँ? डैड तो अच्छे इंसान है ना, आपने खुद कहा था कि वो बहुत अच्छे हैं, तो हम उनसे दूर क्यों रह रहे हैं? समस्तिका हल्का सा मुस्कुराई और बोली, कुछ दिनों बाद हम डैड के पास चलेंगे बेटा, लेकिन फिलहाल तो हमें यहीं पर रहना है ना। आपको स्कूल भी जाना होगा, इसलिए जल्दी से आप अपना खाना फिनिश कीजिए और फिर माँ आपका होमवर्क करवाएगी। समस्तिका की बात सुनकर आस्तिक ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, ओके माँ, आप कहती हैं तो मैं जल्दी से खाना फिनिश करता हूँ और फिर अपना होमवर्क करूँगा। देखना मैं पढ़ लिख कर बिल्कुल डैड जैसा बनूंगा। जैसे डैड है ना, बहुत ज्यादा तेज दिमाग वाले, 1 मिनट में सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, तो मैं भी आपकी सारी प्रॉब्लम्स 1 मिनट में सॉल्व कर दूंगा। समस्तिका हैरानी से बोली, लेकिन मुझे क्या प्रॉब्लम है आस्तिक बेटा? आस्तिक मुस्कुराया और बोला, मैं जानता हूं आपको पैसों की प्रॉब्लम रहती है ना माँ, आपके पास ज्यादा पैसे नहीं होते इसलिए आप मुझे मेरी फेवरेट चीज नहीं दिलाती, लेकिन जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो मैं आपको बहुत सारे पैसे दूंगा। उससे आप ना सिर्फ मेरी बल्कि आशी और अपनी फेवरेट चीज भी ले सकती हैं। उसकी बात सुनकर समस्तिका की आंखों में नमी तैर गई। उसने अपने कंधे पर टंगा हुआ अपना पर्स साइड में रखा और बोली, पहले आप बहुत बड़े आदमी तो बनिए आस्तिक, जिस दिन आप बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे ना, उस दिन मेरी सारी ख्वाहिशें अपने आप पूरी हो जाएगी। अब जाइए, जल्दी से आप अपना लंच फिनिश कीजिए। उसकी बात सुनकर आस्तिक तुरंत वहां से चला गया। तभी किसी ने समस्तिका के कंधे पर अपना हाथ रखा तो समस्तिका एकदम से कांप उठी। समस्तिका के पीछे खड़ी लड़की मुस्कान समस्तिका के बिल्कुल सामने आकर बैठी और बोली, तेरे लिए भी खाना लगा दूं? समस्तिका ने अपना सरना में हिलाया और बोली, नहीं अभी नहीं, अभी फिलहाल मैं कुछ वक्त आशी के साथ बिताऊंगी, फिर मुझे वापस काम पर जाना है। बहुत सारे कस्टमर थे, सारा काम मैं किसी और को सौंप कर आई हूं। इससे पहले कि मुझे ओनर की डांट सुननी पड़े, मुझे काम पर वापस जाना पड़ेगा। ये बोलते हुए वो सोफे से उठी और आशी के पास आए। उसने आशी को अपनी गोद में लिया और मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखने लगी। एक तरफ आस्तिक था जो उसका दिल था और दूसरी तरफ आशी जो उस दिल की धड़कन थी। उसने आशी को अपने सीने से लगा लिया तो उसके सीने को जैसे ठंडक सी मिल गई। वो उसे लेकर सोफे पर आए और आशी जो अभी सिर्फ 4-5 महीनों की थी, वो उसके सीने से अपना सर बार बार लगाने लगी।
उसे भूख लग रही थी, इसलिए वो अपने होठों को हल्का हल्का खोल रही थी। मुस्कान उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम इसे दूध पिलाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास टाइम कम है, लेकिन प्लीज जल्दी से खाना खा लेना, खाना खाए बिना मत जाना। समस्तिका ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए। मुस्कान जल्दी से वहां से उठी और किचन की तरफ चली गई। वो तकरीबन 5 मिनट में ही समस्तिका के लिए थाली लेकर आए, जिसमें उसके लिए खाना रखा हुआ था। समस्तिका आशी को ब्रेस्ट फीड कर रही थी और कुछ ही देर में अब उसने आशी को अपने सीने से हटाया और फिर उसके माथे को चूमते हुए बोली, माँ आपसे बहुत प्यार करती है आशी बेटा, आप माँ की जान हो। उसकी बात सुनकर आशी भी हंसने लगी, जैसे उसे जवाब दे रही हो। मुस्कान मुस्कुराते हुए बोली, तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे। ये बोलते हुए उसने अपनी आंख से काला टीका निकाला और फिर आशी और समस्तिका दोनों के कान के पीछे लगा दिया। समस्तिका मुस्कुराते हुए अभी भी आशी की तरफ देख रही थी। तभी मुस्कान एक बार फिर से बोली, अब तुम प्लीज जल्दी से खाना फिनिश कर लो, उसके बाद तुम्हें जाना होगा। तब तक मैं आशी को पालने में लिटा देती हूँ, कुछ ही झूले दूंगी तो वो देखना कैसे गहरी नींद में सो जाएगी। समस्तिका ने आशी को उसे दिया और मुस्कान आशी को लेकर झूले की तरफ चली गई। कुछ ही देर बाद समस्तिका ने अपना पूरा खाना फिनिश कर लिया था और वो एक बार फिर से अपना पर्स लेकर शोरूम के लिए निकल गई थी। वो एक साड़ियों के शोरूम में काम करती थी, जहां पर सुबह से लेकर रात तक उसकी ड्यूटी होती थी और वो पूरी तरह से थक जाती थी, लेकिन दिन में थोड़ा सा टाइम रेस्ट के लिए मिल जाता था जब वो घर पर आती थी। उसने शोरूम के ऑनर से स्पेशली परमिशन ले रखी थी, क्योंकि आशी को भी संभालना जरूरी था। वो सुबह दोपहर और रात के वक्त आशी को ब्रेस्ट फीड करा दिया करती थी और बाकी का टाइम मुस्कान उसे बोतल से दूध पिला देती थी और उसे संभाल भी लेती थी। मुस्कान वहां पर पढ़ने के लिए आई हुई थी, इसीलिए उसे कुछ ज्यादा काम नहीं रहता था। कॉलेज भी कभी कभी आना जाना होता और ज्यादातर वो घर पर ही रहती। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में परी इंडस्ट्रीज आगाज इस वक्त अपने केबिन में बैठा था। तभी तरुण उसके सामने आकर खड़ा हुआ और उसने मुस्कुराते हुए कहा, सर टेंडर की नॉमिनेशन लिस्ट निकल गई है, अब बस जल्दी से हमें कोटेशन वगैरह फिल करनी है ताकि टेंडर हमें ही मिले। आगाज उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, टेंडर हमें ही मिलेगा, बेशक से किसकी कोटेशन कैसी भी क्यों ना हो। तरुण भी मुस्कुराकर बोला, वो तो मैं जानता ही हूं। आपके सामने कहाँ कौन खड़ा हो सकता है। आपके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी आपके राइवल्स की हिम्मत नहीं थी आपके सामने खड़े हो जाए। अब तो आपने खुद को इतना काबिल बना लिया है कि जो आपका था वो भी आपने पीछे छोड़ दिया। ये बोलते हुए उसका इशारा चौहान इंडस्ट्रीज की तरफ था। उसने चौहान इंडस्ट्रीज में से एक पैसा भी नहीं लिया था और आज 1 साल में ही उसने परी इंडस्ट्रीज को चौहान इंडस्ट्रीज से भी आगे कर दिया था। वो हल्का सा पीछे की तरफ हुआ और बोला, लोग कहते हैं कि पैसों के पीछे भागो, लेकिन आगाज चौहान कहता है कि तुम्हारा काम ऐसा हो कि पैसे तुम्हारे पीछे दौड़ते हुए आए। जिंदगी में सब कुछ है, बस कमी है तो सिर्फ उसकी। ये बोलते हुए उसका एकदम से खिला हुआ चेहरा बिल्कुल मायूस हो गया था। वहीं तरुण उसकी बात का मतलब समझ रहा था। वो तुरंत बोला, वो भी आपके पास जरूर वापस आएंगी, आपको उम्मीद है ना उनके वापस आने की, तो देखना आपकी उम्मीद एक दिन जरूर जीतेगी। आगाज ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी उंगलियों से इशारा कर उसे बाहर जाने के लिए कहा। तरुण तुरंत वहां से चला गया और उसके जाने के बाद आगाज ने अपना सर पीछे सीट से लगा लिया। वो समस्तिका के बारे में सोचते हुए बोला, कहाँ हो तुम परी? ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं थी तुम कि मेरी गलतियों पर मुझे इतना ज्यादा नाराज हो जाओ कि मेरे पास वापस आओ ही ना। बचपन में मुझे तुम नमूना कहा करती थी। मैं जब तुमसे गुस्सा हो जाया करता था तो मुंह फुलाकर बैठ जाता था, लेकिन तुम मेरे पास आकर मुझे मना लेती थी और बोलती थी कि मैं तुम्हारा नमूना हूं, तुम मुझसे दूर नहीं रह पाती थी, तो अब मुझसे दूर कैसे रह पा रही हो? ये बोलते हुए उसकी आवाज में एक तड़प साफ नजर आ रही थी। उसकी आंखों में हल्की सी नमी तैर गई थी। तभी टेबल पर रखा उसका फोन बजा और उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। सामने से हर्ष, जो आगाज का ही आदमी था, वो तुरंत बोला, सर मुझे समस्तिका मैडम के बारे में एक खबर मिली है।
उसकी बात सुनकर आगाज तुरंत बोला, तो जल्दी बताओ ना, या फिर मुहूर्त निकालने का इंतजार कर रहे हो। उसका गुस्सा देखकर अब हर्ष ने सामने से बोलना शुरू किया। वहीं दूसरी तरफ चौहान इंडस्ट्रीज अमांश इस वक्त अपने केबिन में बैठा था। तभी केबिन का दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर की तरफ आया। वो आदमी कोई और नहीं, रजत मल्होत्रा था। रजत अमांश के सामने आकर बैठा और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुमने नॉमिनेशन लिस्ट देखी क्या? अमांश गुस्से से बोला, देख चुका हूं, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। खबरी बनकर घूमते रहते हो सारा दिन। रजत गुस्से से बोला, मेरे सामने फालतू की बकवास मत करो, तुम्हारा भाई तुम्हें हरा रहा है तो इसका गुस्सा तुम मुझे पर कैसे उतार रहे हो? अमांश चिढ़ते हुए बोला, उसे मेरा भाई मत कहो, वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। रजत हंसा और बोला, वो तो मैं भी जानता हूं, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम इस बार अपने दुश्मन को हराने कैसे वाले हो? अगर नॉमिनेशन लिस्ट में टॉप पर उसका नाम है तो कहीं ऐसा ना हो कि टेंडर भी वो ले जाए। अमांश ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने कहा ना फालतू की बकवास मत करो, इस बार मैं ऐसी कोटेशन भरूंगा कि वो आगाज देखता रह जाएगा। एक साल में उसने इतना सब कुछ हासिल क्या कर लिया, उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसके कदमों में है। लेकिन ये अमांश चौहान भी चौहान खानदान का खून है और अब मैं उसे किसी भी कीमत पर हरा कर रहूंगा। पिछले एक साल से उसका एटीट्यूड देख रहा हूं, लेकिन अब मैं उसके सामने दबने नहीं वाला हूं। रजत तुरंत बोला, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम ऐसा कर पाओगे, उसे सामने से हराना बहुत मुश्किल है। बहुत दिमाग चलता है उसका, लेकिन अगर उसे हराना है तो कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि वार सामने से नहीं पीछे से हो और ऐसा हो कि उसे बचने का मौका ही ना मिले। उसकी बात सुनकर अमांश सावलिया नजरों से उसे देख रहा था। वो तुरंत बोला, कहना क्या चाहते हो? रजत डेविल स्माइल के साथ बोला, अरे लाखों गाड़ियां रोड पर चलती है और लाखों धमाके होते हैं, सोचो अगर एक आध धमाके में उस आगाज चौहान की गाड़ी भी ब्लास्ट हो जाए तो। उसकी बात सुनकर अमांश के चेहरे पर भी शातिर मुस्कुराहट तैर गई। वो जोरों से हंसते हुए बोला, मुझे तो लगता है उस आगाज चौहान से ज्यादा दिमाग तुम्हारा चलता है। रजत तिरछा मुस्कुराया और बोला, वो तो चलाना ही पड़ेगा, आज तक नहीं भूला हूं मैं उस दिन को जब उसने सबके सामने मुझे जलील किया था। ये बोलते हुए रजत के चेहरे पर आगाज के लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी और अमांश के चेहरे पर भी तिरछी मुस्कुराहट थी। रजत उस वक्त को याद कर रहा था जब आगाज ने अपना बिजनेस नया नया शुरू किया था और वो एक पार्टी में आया था। वो पार्टी जहां पर सभी टॉप बिजनेसमैन को बुलाया गया था, लेकिन उस वक्त आगाज की इंडस्ट्रीज इतनी टॉप पर नहीं थी, लेकिन उसकी पहचान और उसका रुतबा ही काफी था उसे उस पार्टी में चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट करने के लिए। चौहान इंडस्ट्रीज। रजत और अमांश दोनों इस वक्त अमांश के केबिन में बैठे थे और रजत उस वक्त को याद कर रहा था जब आगाज ने उसे सबके सामने जलील किया था और अब उस चीज का वो बदला लेने के बारे में सोच रहा था। तकरीबन 7-8 महीने पहले जब आगाज की शुरू की हुई परी इंडस्ट्रीज अभी तक उससे मुकाम पर नहीं पहुंची थी जिस मुकाम पर चौहान इंडस्ट्रीज होती थी, उस वक्त आगाज को एक इवेंट पर चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया था और इवेंट में रजत और अमांश दोनों इनवाइट हुए थे, लेकिन नॉर्मल गेस्ट के तौर पर। वहां पर आगाज जब चीफ गेस्ट की चेयर पर बैठने लगा तो रजत, जिसके हाथों में जूस का गिलास था, वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि इतने बड़े इवेंट में भिखारियों को भी बुलाया गया है। उसकी बात सुनकर आगाज के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो चेयर पर बैठने वाला था, लेकिन अब वो चेयर पर नहीं बैठा, बल्कि रजत के सामने आकर खड़ा हो गया। अमांश भी वहां पर उन दोनों के करीब आया और बोला, भिखारियों को तो यहाँ पर बुलाना ही था, इतना बड़ा इवेंट है, सब लोग रईस और इज्जतदार हैं, कोई तो होना चाहिए जिसे जलील भी किया जाए। उसकी बात सुनकर रजत के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई। वो आगाज की तरफ देखते हुए बोला, अच्छा, मुझे नहीं पता था कि आगाज चौहान यहाँ पर जलील होने के लिए आया है। उन दोनों की बातें लगभग से वहां पर सबको सुनाई दे रही थी और सब लोग हैरान थे कि वो दोनों जाकर से इस तरह से बात भी कैसे कर सकते हैं। भले ही आगाज ने अभी अभी अपना काम शुरू किया है, लेकिन अभी भी उसका रुतबा और उसका नाम बिल्कुल वैसा ही कायम था जैसे पहले था। आगाज हल्का सा मुस्कुराया और बोला,
शेर अगर 2 दिन शिकार नहीं खेलेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शेर से भीगी बिल्ली बन जाएगा। शेर जब एक कदम पीछे लेता है तो अगला कदम उसकी दहाड़ जितना तेज होता है। और तुम जैसे शिकार कहीं आसपास में नजर नहीं आते। खैर तुम लोग बातों से नहीं मानोगे। वो क्या है ना, बच्चे हो तुम दोनों, तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है। उसकी बात सुनकर रजत और अमांश दोनों के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस थे। तभी आगाज ने अपनी नजरें इधर उधर घुमाई और उसे सामने ही मिस्टर मेहता नजर आए, जो कि इस इवेंट के ऑर्गेनाइज थे और उनका मुंबई में बिजनेस में टॉप पर था। उस इवेंट में कौन शामिल होगा और कौन नहीं वो उन्हीं के हाथ में था। आगाज ने चुटकी बजाई और मिस्टर मेहता को अपने पास आने का इशारा किया, तो मिस्टर मेहता तुरंत वहां पर आए और अपनी पॉकेट में से अपना रुमाल निकालकर अपना पसीना साफ करने लगे, क्योंकि आगाज का गुस्सा वो साफ महसूस कर सकते थे। आगाज उनकी तरफ देखते हुए बोला, अगर आपको इन जैसे लोगों को इस इवेंट में बुलाना था तो फिर मुझे क्यों बुलाया? अपना नहीं तो कम से कम मेरे स्टैंडर्ड के बारे में तो सोचा होता। खैर, आपने नहीं सोचा लेकिन मुझे तो सोचना पड़ेगा। आप लोग अपना इवेंट एंजॉय कीजिए, मैं यहाँ से चलता हूँ। और आइंदा मुझे किसी इवेंट में तभी बुलाएगा जब ऐसे कुत्ते वहां पर मौजूद ना हो, बिकॉज कुत्तों से मुझे एलर्जी है। उसकी बात सुनकर बाकी सब अब और भी ज्यादा हैरान थे। आगाज लोगों की इंसल्ट बहुत अच्छी तरह से करता है, ये तो सब जानते थे, लेकिन इतना जबरदस्त आज वो पहली बार अपनी आंखों से देख रहे थे। आगाज वहां से जाने लगा, लेकिन तभी मिस्टर मेहता उसके सामने आकर उसे रोकते हुए बोली, प्लीज मिस्टर चौहान, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। माफ कीजिएगा, मुझे शायद आपके स्टैंडर्ड का ख्याल नहीं रहा, लेकिन आपको जिन लोगों से एलर्जी है मैं अभी उन्हें यहां से बाहर निकलवा देता हूं। उसकी बात सुनकर आगाज के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई और वहीं बाकी सब हैरानी से बस मिस्टर मेहता को देखते रहे थे। वो अब तुरंत अमांश और रजत के सामने आकर खड़े हुए और बोले, प्लीज आप लोग यहां से चले जाइए, अब आप लोगों के यहां पर कोई जरूरत नहीं है। रजत और अमांश दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और रजत मिस्टर मेहता की तरफ देखते हुए बोला, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह की बकवास। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही मिस्टर मेहता बोले, प्लीज मिस्टर रजत मल्होत्रा, आप यहां से चले जाइए। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को यहां पर बुलाकर आपके यहां से बाहर निकलवाऊं, इसलिए प्लीज आप खुद ही यहां से चले जाइए। ना बात आगे बढ़ेगी और ना ही आपको सबके सामने इंसल्ट होना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर रजत का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था। अमांश रजत की तरफ देखते हुए बोला, कर ली तुमने इसकी इंसल्ट, मुझे उसकी तो नहीं लेकिन तुम्हारी इज्जत का कचरा बनता हुआ यहां पर साफ दिखाई दे रहा है। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया और उसके पीछे पीछे रजत भी वहां से निकल गया। उन्हें जाते हुए देख आगाज के चेहरे की वो डेविल स्माइल और भी ज्यादा लंबी हो चुकी थी। अंडिस को इन सब बातों को याद करते हुए रजत गुस्से से कांप रहा था। तभी अमन उसे बोला, तुम फिक्र मत करो, इन सब चीजों का बदला अब लिया जाएगा। तुमने जो प्लान बनाया है वो एकदम मस्त है, बस इस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है अब हमें इस बारे में सोचने की जरूरत है। उसकी बात सुनकर रजत मुस्कुराया और बोला, तुम फिक्र मत करो, ये भी मैंने सोच रखा है। अमांश उसे सवालिया नजरों से देखने लगा और फिर रजत ने उसे कुछ कहा, जिसे सुनकर अमांश के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ परी इंडस्ट्रीज, आगाज तेज कदमों से अपने ऑफिस से बाहर आया और अपनी गाड़ी में बैठकर इंडस्ट्रीज से बाहर निकल गया। कुछ ही देर बाद वो एक खुले मैदान में आया जहां पर एक प्राइवेट जेट अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार था। जैसे ही वो वहां पर आया तरुण उसकी तरफ देखते बोला, आपको कंफर्म है क्या सर? आपको जो लोकेशन मिली है, समस्तिका मैडम वही होगी? आगाज तुरंत बोला, बेशक से कंफर्म है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर 1% चांसेस भी है मेरी परी के वहां पर होने के, तो मैं वहां पर जरूर जाऊंगा। तरुण हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ओके सर, फिलहाल आपके जाने के सारे अरेंजमेंट हो गए हैं, आप बाकी सब मुझे फोन पर बता दीजिएगा, मैं उस हिसाब से बाकी के अरेंजमेंट भी करवा दूंगा। आगाज ने अपना सर हाँ में हिलाया और तुरंत प्राइवेट जेट की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में वो प्राइवेट जेट अपनी उड़ान भर चुका था। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में समस्तिका इस वक्त अपने शोरूम पर थी। तभी उसका फोन बजा। उसने अपने फोन की तरफ देखा जिस पर मुस्कान लिखा हुआ था। उसने कॉल रिसीव किया।
सामने से मुस्कान ने कुछ कहा जिसे सुनकर समस्तिका की आंखें बड़ी हो गई। उसके चेहरे पर पसीना झलकने लगा और वो पूरी तरह से घबरा उठी। वो जल्दी से बोली, मैं अभी आती हूँ, तुम मेरा इंतजार करो, मैं बस अभी 10 मिनट में पहुंचती हूँ। ये बोलकर उसने जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट किया। वही उसकी ऑनर इसकी हड़बड़ाहट देखकर बोली, क्या हुआ समस्तिका, सब कुछ ठीक तो है? समस्तिका रोते हुए बोली, कुछ भी ठीक नहीं है दीदी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, एक बार मुझे जल्दी में जाना होगा। ये बोलकर वो तुरंत अपना पर्स उठाकर वहां से चली गई। उसकी ओना अंजलि जी बस उसकी तरफ देखती रह गई। वो मन ही मां बोली, है भगवान, समस्तिका की जिंदगी में सब कुछ ठीक रखना। जब से ये लड़की कश्मीर में आई है तब से इसे देख रही हूँ, हमेशा स्ट्रगल करती रहती है, हमेशा अपने बच्चों को खुश रखने की कोशिश करती रहती है, लेकिन अपनी खुशी का ख्याल ही नहीं रखती और अब पता नहीं कौन से प्रॉब्लम आ गई इसे हर प्रॉब्लम से बचाए रखना भगवान जी। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ जोड़ लिए थे। वही समस्तिका ने शोरूम से बाहर आकर जल्दी से ऑटो लिया और तुरंत वहां से घर के लिए निकल गई। कुछ ही देर में वो अपने घर के बाहर पहुंची और तुरंत ऑटो से बाहर निकलकर सीधा घर के अंदर आई। अंदर आते ही उसे आस्तिक का रोना सुनाई देने लगा। आस्तिक को रोते हुए देख उसका दिल और भी ज्यादा बेचैन हो रहा था। वो आगे की तरफ आए तो उसकी नजर मुस्कान पर गई, जहां पर उसने आशी को अपनी गोद में उठाया हुआ था और वो आस्तिक की पीठ को सहला रही थी। समस्तिका जल्दी से आगे की तरफ आई और बोली, क्या हुआ आशी को? आशी ठीक तो है ना? मुस्कान परेशान होते बोली, पता नहीं यार, पूरा 1 घंटा हो गया, 1 घंटे में उसने 3-4 बार वॉमिट कर ली। ऐसा तो ये कभी नहीं करती। मैं इसे दूध पिलाने की कोशिश करती हूँ और ये सारा दूध बाहर निकाल देती है, और ऊपर से रोए रोए जा रही है, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। पहले तो ये कभी ऐसा नहीं करती थी। समस्तिका ने परेशान होते हुए आशी को अपनी गोद में लिया और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी, क्योंकि आशी अभी भी रो रही थी, लेकिन आशी चुप हो ही नहीं रही थी। समस्तिका ने उसे अपने सीने से लगाया, उसकी खुद की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोली, प्लीज आशी बेटा चुप हो जाओ ना, क्या हुआ आपको? अब मामा को बताओ आप क्यों रो रहे हो? उसके सवालों का आशी क्या ही जवाब देती, वो जवाब देने लायक ही नहीं थी। तकरीबन 10 से 15 मिनट बीत गए लेकिन आशी का रोना चुप नहीं हुआ। समस्तिका की आंखों से भी आंसू बरस रहे थे। मुस्कान उसकी तरफ देखते बोली, मुझे लगता है हमें आशी को अस्पताल लेकर चलना चाहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। मुस्कान की बात सुनकर समस्तिका एकदम से कांप उठी। वो जल्दी से बोली, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मेरी आशी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरी आशी को कोई तकलीफ नहीं होगी, मेरी आशी बहुत स्ट्रांग है, वो ऐसे वीक नहीं पड़ सकती। ये बोलते हो उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था, जैसे उसे कोई बात याद आ गई हो। मुस्कान उसके कंधे पर अपना हाथ रख कर बोली, मैं जानती हूं तो इस वक्त क्या सोच रही है समस्तिका, लेकिन हमें डॉक्टर के पास तो चलना होगा ना? समस्तिका रोते हुए बोली, लेकिन अगर डॉक्टर ने कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो? उसकी बात सुनकर अब मुस्कान के पास कोई जवाब नहीं था। आस्तिक रोते हुए बोला, क्या आशी मर जाएगी माँ? उसका सवाल सुनकर समस्तिका का चेहरा एकदम गुस्से से कांप उठा और वो जोर से चिल्लाते हुए बोली, आस्तिक। ये बोलते हुए उसने आस्तिक पर अपना हाथ उठाने के लिए अपना हाथ ऊपर की तरफ कर दिया था, लेकिन फिर उसका हाथ हवा में ही रुक गया। वो एक बच्चे की तकलीफ देखकर दूसरे बच्चे पर कैसे अपना हाथ उठा सकती थी? उसने तुरंत आस्तिक को भी अपने सीने से लगाया और बोली, नहीं, आशी को कुछ भी नहीं होगा, हमारी आशी को कुछ भी नहीं होगा। ये बोलते हुए वो भी रो पड़ी थी। वो अब खुद को संभालते हुए ऊपर की तरफ उठी और बोली, मुझे आशी को लेकर हॉस्पिटल जाना होगा। ये बोलकर वो जल्दी से बाहर की तरफ भागी। मुस्कान ने जल्दी से आस्तिक को संभाला और उसके साथ समस्तिका के पीछे पीछे आए। कुछ ही देर में वो तीनों हॉस्पिटल पहुंच चुके थे और डॉक्टर आशी का चेकअप कर रहे थे। तकरीबन आधा घंटा बीत गया था, लेकिन आशी का रोना अभी भी चुप नहीं हुआ था, जैसे उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो और वो दर्द कम होने का नाम ही ना ले रहा हो। समस्तिका जो इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़ी थी, वो आशी का रोना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए तुरंत अंदर की तरफ चली गई।
वहीं डॉक्टर उसे देखते हुए बोले, प्लीज आप बाहर जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। समस्तिका रोते हुए उनके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, प्लीज प्लीज डॉक्टर, मेरी आशी को बचा लीजिए। डॉक्टर उसकी तरफ देखते हुए बोले, मैंने पहले ही आपसे कह दिया था मिसेज चौहान कि आपकी बेटी की किडनी में प्रॉब्लम है, उसका ऑपरेशन होगा और ये ऑपरेशन बहुत ज्यादा महंगा है। ऐसे में आपको मैंने पहले ही वक्त दे दिया था, लेकिन आपकी बच्ची 3 महीने की हो गई है। अभी तक आपने इन बातों पर गौर ही नहीं किया। देखिए नतीजा आपके सामने है। अगर पहले इस चीज को कंट्रोल कर लिया जाता तो आज दिक्कत इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब हम कुछ कर सकते हैं। समस्तिका तुरंत रोते हुए बोली, प्लीज ऐसा मत कहिए डॉक्टर, प्लीज मेरी आशी को बचा लीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैरों। ये बोलते हुए वो नीचे की तरफ झुकने लगी, लेकिन डॉक्टर तुरंत उसे रोकते हुए बोले, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं मिसेज चौहान, जो कुछ करना है वो सीनियर डॉक्टर करेंगे और आप जानती हैं कि सीनियर डॉक्टर फ्री में कुछ भी नहीं करते हैं। उन्होंने आपको ऑपरेशन का खर्चा बता दिया है और अगर आपके पास पैसे हैं तो आप मुझे बताइए, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, वरना प्लीज आप कोई और हॉस्पिटल देख लीजिए। ये बोलकर वो वहां से बाहर की तरफ चले गए और समस्तिका वहीं पर खड़ी रह गई। उसका दिल धक सा रह गया था और वो घुटनों के बल नीचे जमीन पर गिर गई थी। आशी का रोना अभी भी जारी था। डॉक्टर सच ही बोलकर गए थे कि आशी की हालत के बारे में उन्होंने समस्तिका को पहले ही बता दिया था, लेकिन समस्तिका आशी का इलाज कैसे करवाती। उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो आशी का इलाज करवा पाती, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि वो जल्द से जल्द सारे पैसे जुटा पाए। लेकिन उसके लिए कहाँ पॉसिबल था इतने सारे पैसे इकट्ठे करना। अभी भी आशी का ट्रीटमेंट कर रही थी। उन्होंने आशी को इंजेक्शन लगा दिया था जिससे उसका दर्द अब कुछ देर के लिए ठीक होने वाला था, लेकिन अब ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी और उसका सिर्फ एक ही इलाज था, आशी का ऑपरेशन, जिसके लिए चाहिए थे समस्तिका को बहुत सारे पैसे। मुस्कान इमरजेंसी वार्ड के अंदर की तरफ आए। जैसे ही उसने समस्तिका को देखा उसका दिल भी धक सा रह गया। वो समस्तिका के पास आई और बोली, अब हमें आशी का ट्रीटमेंट करवाना ही होगा समस्तिका। समस्तिका ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा और बोली, लेकिन कैसे करवाऊं मैं अपनी बच्ची का ट्रीटमेंट मुस्कान, मेरे पास इतने पैसे। उसकी बात पूरी होती है उससे पहले ही मुस्कान बोली, तुझे मुंबई वापस लौटना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर समस्तिका बस उसकी तरफ देखती रह गई। आगे जारी है।